हेलो स्टूडेंट, गीता कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में मैं दलगंजन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत देख रहे हैं। इस दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश मैं बताया था और 5 राजवंश का क्रम भी याद करने का ट्रिक भी बताया हूं। 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो और क्रम से चीजों को आप अच्छे से समझ सकें। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश देखेंगे, जिसका नाम है तुगलक वंश। ये तुगलक वंश जो होता है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे शासक होंगे और ये सभी शासक जो है इतना अच्छा काम करेंगे कि इनसे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा बनते हैं। तो एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश जो है वो 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन करेगा। सबसे पहले हम इन शासकों का क्रम देख लेते हैं कि शासकों का क्रम क्या था। सबसे पहला शासक जो होगा इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम होगा। इसके बाद फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक होगा, जो पागल सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक होगा, फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय होगा, फिर अबू बकर शाह होगा, मोहम्मद शाह तृतीय होगा, अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम होगा। स्टूडेंट्स, इसके शासनकाल के बाद जो है दिल्ली का सत्ता 2 भागों में बढ़ जाता है और 2 स्वतंत्र शासक हो जाते हैं। पहला जो है नसरुद्दीन महमूद शाह होता है, जो दिल्ली पर शासन करेगा, और दूसरा नुसरत शाह होता है, जो फिरोजाबाद में शासन करेगा। और ये नसरुद्दीन महमूद शाह का नाम हमको एकदम याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछता है, क्योंकि आपका 1398 ईस्वी में तैमूर लंग जो मंगोल आक्रमणकारी है, वो इसी के शासनकाल में आक्रमण करता है और दिल्ली को 15 दिन तक लूटता है। चलिए, तो इसके शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक शासक को पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं पूरा। तो ध्यान से आप जो है पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए, तो हमारा पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक। ये जो है तुगलक वंश का संस्थापक है। जब खिलजी वंश चल रहा था, तो एक सूबेदार के पद पर था। 1320 से 1325 तक शासन करेगा। और यही जो गयासुद्दीन तुगलक है, वो तुगलक वंश का स्थापना करता है। इसका मूल नाम जो है वो गाजी मलिक था। ये करोना तुर्क था। करोना तुर्क याद रखेंगे, अभी कोरोना भी चल रहा है, तो कोरोना जो है पहले भी था और अभी भी है, तो याद रखेंगे। हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए, करोना तुर्क। ठीक है, चलिए, इसको उपाधि जो है वो मलिक उल गाजी की उपाधि प्राप्त हुई थी। और गाजी का उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था। और गाजी का अर्थ आपको पता होना चाहिए। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, काफिरों का वध करने वाला। तो गाजी का उपाधि धारण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। ये जो है देखिए, इसका कार्यकाल देखिए, 1320 से 25 तक मात्र 5 साल शासन किया है। और विषम परिस्थिति में जो है शासक बना था। विषम परिस्थिति मतलब अलाउद्दीन खिलजी का हम लोग शासनकाल देखे थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई भी योग्य शासक खिलजी वंश में नहीं आया था। और जब ये शासक बना, उस समय मंगोल आक्रमणकारी जो है बहुत ज्यादा सक्रिय थे। और मंगोलों ने 29 बार जो है वो आक्रमण किया इसके शासनकाल में, और 29 बार जो है मंगोलों के आक्रमण को इसने विफल किया। और इसीलिए जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है विषम परिस्थिति को संभालने में बहुत सफल रहा, बहुत छोटे कार्यकाल के अनुसार। ओके, चलिए, इसका जो उपलब्धि और क्या क्या थी। ये नहर और कुआं बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अगर इतिहास में देखा जाए कि नहर और कुआं निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक का नाम आएगा। अकाल संहिता का निर्माण कराया था, एक विभाग बना दिया था। अगर कुछ भी प्राकृतिक आपदा आता है तो उसके लिए क्या काम होगा, उसके लिए अकाल संहिता का निर्माण करवाया था। और जो है ये डाक व्यवस्था को पूर्णतः व्यवस्थित कराने में इसका बहुत ज्यादा योगदान था। मतलब हर फील्ड में जो है ध्यान दिया। ऐसा माना जाता है कि 3/4 मील में एक जो है अधिक कर्मचारी की नियुक्ति कर दिया था, ताकि डाक व्यवस्था एकदम सुदृढ़ हो सके। ये जानता था कि हमको कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि 4 दिन के अंदर देवगिरी से दिल्ली तक कोई भी मैसेज जो है वो पहुंच जाता था। और जो है देखिए, ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया याद रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन था। ये जो है गयासुद्दीन तुगलक के समय क्यों इसको याद रखेंगे निजामुद्दौलिया को, क्योंकि देखो
जब खिलजी वंश चल रहा था तो निजामुद्दीन औलिया 5 लाख रुपए इसको दान दिया गया था। तुगलक का कहना था कि भैया आप या तो हमारे दरबार में आ जाइए, अगर दरबार में नहीं आते हैं तो हमको 5 लाख रुपए जो आपको समाज सेवक लिए दिए हैं उसको वापस कर दो, या तो आप आके हमारे दरबार में रहिए। तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो किसी भी राजा का संरक्षण स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बोल दिया कि हम नहीं आएंगे। तो गियासुद्दीन तुगलक इससे चिढ़ गया। बंगाल अभियान में जब जा रहा था तो निजामुद्दीन औलिया को बोला कि भैया मेरे आने से पहले आप क्या कर देना, दिल्ली छोड़ देना, अगर दिल्ली नहीं छोड़े और वापस आए तो आपको बिगड़ सौंटेंगे। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया जो है उनको बोला हनूज दिल्ली दूर अस्त, ये जवाब दिया था इसने निजामुद्दीन औलिया ने। और ये जो जवाब जो है इतना भारी पड़ा कि इत्तिफाक बोले या सही बोले, जब 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से आ रहा था गियासुद्दीन तुगलक तो अफगानपुर के पास जो है इसकी मृत्यु हो गई। जो लकड़ी का टेंट बनाया गया था इसके स्वागत के लिए, बंगाल अभियान बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है। जब इससे जीत के आ रहा था तो इसका जो राजकुमार था मोहम्मद बिन तुगलक, वो जो है इसके स्वागत के लिए भव्य लकड़ी का टेंट बनाया हुआ था। और लकड़ी का टेंट बनाया था अफगानपुर, याद रखेंगे, अफगानपुर में लकड़ी का टेंट बनाया था और लकड़ी का टेंट गिर गया और उसी के अंदर दब के गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और दिल्ली कभी पहुंच ही नहीं पाया। और उसका जो तुगलकाबाद में उसका मकबरा है। तो इसीलिए कहावत भी है कि दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली अभी दूर है कहावत यहीं से आती है। तो इसीलिए निजामुद्दीन औलिया जो है उसको याद रखेंगे, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। इसके बाद जो है इसका जो उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT याद रखेंगे। 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन करेगा ये। इसका जो वास्तविक नाम था वो जूना खां था, इसको जौना खां भी लिखा रहता है बुक में, तो जूना खां या जौना खां। जौनपुर शहर, इसी के नाम पर जौनपुर शहर बसाएगा। आगे जो फिरोज खां आएगा वो जौनपुर शहर बसाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को क्यों याद रखेंगे, क्योंकि ये एकदम विलक्षण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। इतिहासकार इसको बुद्धिमान मूर्ख की संज्ञा देते हैं, बहुत आगे की सोचता था। क्यों सोचता था, क्योंकि देखो अभी तक इतिहास में हम देखे हैं जितने भी शासक आएंगे वो सब क्या करते हैं कि आओ सत्ता हथियाओ, युद्ध करो, लड़ाई करो, सत्ता हासिल करो, उसके बाद फिर शादी ब्याह करो, साली साला ससुराल घर परिवार सब में बिजी हो जाते थे। बाकी कोई विशेष टैलेंट किसी के पास होता नहीं था। ये एक ऐसा शासक था MTB जो अत्यधिक विद्वान शासक था। ये जो है हर क्षेत्र में इसको विद्वता थी। खगोल शास्त्र, अरबी और फारसी का तो महान विद्वान था। ज्ञान विज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा विज्ञान, ये सब में इसको महारत हासिल था। और संगीत और कविता का तो तबाही वाला प्रेमी था और खुद इतना अच्छा कविता लिखता था जिसका आप जवाब ही नहीं है। धर्म शास्त्र और इतिहास में इसको विशेष रुचि थी। ये जितने जैसे धर्म का जो ग्रंथ होता है उसका व्याख्या करने में खुद महारत हासिल था। और जो धर्म गुरु होते थे वो जब गलत व्याख्या करते थे अपने लाभ के लिए तो इनका विरोध करता था, उनको तर्क वितर्क में लाता था और उनको प्रूव कर देता था कि भैया आप गलत हो, आप धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं। और जिसके नाम से पूरा उलेमा वर्ग इनसे क्या होता था, बहुत चिढ़ते थे। तो इनको जो है बहुत सारे संज्ञा मिला बताया, बुद्धिमान मूर्ख, आगे की सोच रखने वाला, कैसे कैसे और क्यों को हम देखेंगे। बहुत सारा उपाधि मिला था। ये तो सिर्फ 2 ही है। इसको बोलते थे पागलपन के लक्षण है इसके अंदर, विरोधी तत्वों का मिश्रण है, स्वप्नशील पागल, रक्त पिपासु, ऐसे ऐसे संज्ञा देते थे इसके आलोचना करने वाले। और ऐसा नहीं है कि अच्छे गुण भी थे, इतना विद्वान होने के बाद भी इसको परोपकारी कहा जाता था, धनवानों का राजकुमार कहा जाता था। तो अच्छे भी पहलू थे और बुरे भी पहलू थे। चलिए, तो ऐसा इसको क्यों कहते हैं हम देखते हैं। ये काम बहुत अच्छा किया, विद्वान भी अच्छा है, लेकिन किस्मत इसका साथ नहीं दिया। ये जो भी काम करता था कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता था। जैसे देखो क्यों कहा गया है इसको ऐसा। सबसे पहले जब शासक बना तो द्वाब क्षेत्र पर क्या कर दिया, द्वाब क्षेत्र पर कर वृद्धि कर दिया। और जैसी कर वृद्धि किया 50% वहां टैक्स लगा दिया। जैसी कर वृद्धि किया तो
इत्तेफाक से वहां प्लेग और महामारी फैल गई। अब इसको जो है इसकी पता ही नहीं था और बढ़े हुए दर से पूरा टैक्स की वसूली किया जा रहा था और जिससे पब्लिक जो है पूरा परेशान हो गई। चलिए उसके बाद फिर जो राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद जो है ट्रांसफर किया। अब जब दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किया तो नया शहर बसाना और उसमें राजधानी और नया इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप करने में बहुत पैसा और धन लगता है। पूरा पब्लिक जो है वो परेशान हो गई। जबकि इसका सोच क्या था, ये दौलताबाद से पूरे भारत पे कब्जा नजर रखना चाहता था कि हम राजधानी हमारा सेंटर में हो और हम पूरे दक्षिण और उत्तर भारत सब पे क्या रख सकें, नजर रख सकें। लेकिन ये भी योजना इसकी विफल हो गई। सोच बहुत अच्छी थी लेकिन किस्मत इसका साथ नहीं देता था। तो दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से फिर क्या कर लिया, डिसीजन वापस लिया, दिल्ली ले आया। तो पूरा इसका पैसा खजाना खत्म। फिर क्या किया, जैसी शासक बना सांकेतिक मुद्रा चलाया। सांकेतिक मुद्रा चलाया। सांकेतिक मुद्रा का मतलब ये देखो, ये विद्वान शासक था। वैश्विक स्तर पे एक्चुअल में इसका सोच क्या था, वैश्विक स्तर में जो सोने और चांदी का क्षरण हो रहा था और सोने और चांदी जो बहुमूल्य वस्तु हैं उनका कमी होता जा रहा था। तो ये जो है उसको रोकने के लिए, उस क्षरण को रोकने के लिए सोचा क्यों ना हम उसी मूल्य के दूसरे धातु का सिक्का चला लें। और इसीलिए जो है इसने सांकेतिक मुद्रा का चलन निकाला। लेकिन नकली सिक्का छपना चालू हो गया। सबसे पहले सब सोने और चांदी के सिक्का को जमा करवाया और उसके बदले में सोने और चांदी के बदले में कांसे का मिश्रण वाला सिक्का चलाया था। अब कांसे का मिश्रण सिक्का जो है वो घर में बनने लग गए। तो फिर से अपना डिसीजन को क्या किया, वापस लिया और ये योजना भी विफल। और जितना सिक्का वो बांटा नहीं था उससे ज्यादा सिक्का क्या हो गया, वापस आ गया। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा अभी के वर्तमान में कौन से शासक ने शासक बनते ही नोटबंदी ऐलान किया था। मैं उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, नहीं तो फिर कुछ वर्ग मुझे सौंप देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर क्या किया, खुरासान अभियान चलाया। खुरासान अभियान जो है बहुत दूरगामी अभियान था और 3,70,000 की फौज खड़ा कर दिया इसने और पूरा जो है खुरासान क्षेत्र को जीतने का निर्णय ले लिया। लेकिन उसी समय वहां सत्ता परिवर्तन हो गया और वहां का जो समर्थक शासक था, जो समर्थक वर्ग थे, उस सबको सत्ता चला गया। और प्रॉब्लम क्या हुआ, एक साल का 3,70,000 लोगों को वेतन दे दिया, पूरा खजाना खाली और ये भी योजना विफल हो गया। फिर अगला अभियान जो है कराचिल अभियान था। कराचिल अभियान मतलब तिब्बत और चीन के बॉर्डर में जो है क्या कर दिया, चीन के बढ़ते हुए शक्ति को रोकना चाहता था। ये भारत के साथ साथ विदेश जो है उसके ऊपर इसकी नजर थी और इसके लिए जो है ये अभियान चलाया। लेकिन ये योजना भी क्या हो गया, विफल हो गया। अब पहाड़ी क्षेत्र में वहां का जो कितना ठंड होगा उसके लिए इनकी सेना तैयार नहीं थी और पूरा ग्लेशियर क्षेत्र में इनकी पूरा सेना और घोड़ा जो है क्या हो गया, तबाह हो गया। और इसीलिए जो है जितना भी दूरगामी अभियान चलाया वो सब के सब विफल हुए। इसका किस्मत साथ नहीं दिया और इसी कारण इसकी योजना क्या हो गई, विफल हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई तो बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये लाइन एकदम याद रखेंगे कि किसने कहा था, ये भी पूछ चुका है। किसके लिए कहा था, ये भी पूछ चुका है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए किसने कहा, बदायूनी ने कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके जो कार्य देखते हैं कि इसने आखिर कौन कौन सा कार्य कराया। इसके कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही जो है कृषि विभाग था और कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ये जो है दीवान ए कोही किया था। और जितना भी जैसे कि द्वाब क्षेत्र में जो प्लेग महामारी फैला था, काल संहिता बनवाया था, तो इससे क्या होता था, जिस किसान को भी कुछ जरूरत है कि वो जो है इससे लोन ले सके, उनको लोन देता था और कम दाम में जो है अनाज, बीज, उपज के लिए ये सब चीज व्यवस्था करवाना दीवान ए कोही विभाग का काम था। दूसरा काम क्या करवाया इसने, निजामुद्दीन औलिया का मजार बनाया। मैं बताया था इनके पिताजी गियासुद्दीन तुगलक, जिसको दिल्ली अभी दूर है बोला था, निजामुद्दीन औलिया ने, और इत्तेफाक से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो निजामुद्दीन औलिया का सपना था कि मेरा मजार ना बने और मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि लो, मेरे पिताजी को बोला था कि दिल्ली अभी दूर है और मेरे पिताजी जो है वो छोटा गए बेचारा, तो उसका बदला लेने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका क्या बना दिया, निजामुद्दीन औलिया का मजार बना दिया। फिर इसी के काल में क्षेत्रीय सल्तनत का उदय हुआ।
इसी के काल में क्षेत्रीय सल्तनत, मतलब जितना दक्षिण भारत था वो पूरा दक्षिण भारत जो है इसी के काल में क्या हो गया था, आजाद हुआ था। और क्योंकि सबसे लंबा जो है साम्राज्य इसी का था, 23 प्रांतों में बटा हुआ था इसका क्षेत्र। इब्न बतूता ने बताया था, इब्न बतूता इसी के काल में आया था, मोरक्को का यात्री था। इस बार जो है पीएससी में आपका आया है इब्न बतूता कि इब्न बतूता जो है कहाँ का निवासी था, तो मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था। ठीक है, तो कब आया था, 1333 में। 1333 से 1342 तक रहेगा, याद रहेगा, इस सन को याद रखेंगे। इस बार अब मोरक्को पूछा तो सन भी पूछ सकता है, तो 1333 इतने सारे 3 हैं तो याद ही रहेगा 1333, है ना। यही इब्न बतूता है जिसने रेहला और सफरनामा बुक लिखा है। इस सफरनामा में ही आपके पूरे यात्रा विवरण है। इसी में बताया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि इनका प्रांत कैसे बटा हुआ था, सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे ज्यादा विद्रोह जो है वो इसी के काल में हुए हैं, 34 विद्रोह हुए हैं भाई। ठीक है, तो इब्न बतूता को याद रखेंगे, मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था, 1333 से 1342। ठीक है, इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन अपना दूध बनाकर भी भेजा था, वहां के राजा से जो है वो अपने राज्य का दूध बनाकर भेजा था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आ चुका है कि चीन जो है दूध बनाकर किसको भेजा, तो इब्न बतूता को। ठीक है, तो 1351 में तागी नाम का एक व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में गुजरात में क्या हो गया, विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक, और वहीं इनका तबीयत जो है वो बिगड़ गई और वहीं पर जो है ठट्टा नामक जगह में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसके बाद क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं था तो आगे फिरोज शाह तुगलक जो है इसका उत्तराधिकारी बनेगा। तो अगला शासक कौन बनेगा, फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेकर के 1388 तक ये शासक बनेगा। ये भी तुगलक वंश का बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। इसका राज्याभिषेक 23 मार्च 1351 को ठट्टा में ही करना पड़ा, क्योंकि जस्ट 2 दिन बाद इसका राज्याभिषेक हो गया था। ठट्टा में मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, और जब तुगलक की मृत्यु हुई तो उलेमा और अमीर वर्ग ने मिलकर जो है उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को क्या किया था, शासक नियुक्त किया था। ये जो है कट्टर इस्लामिक शासक था। ठीक है, इसको बोला जाता है कि महान धर्मांधता था, सहिष्णु था, और सिकंदर लोधी और औरंगजेब का अग्रज भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो एक्चुअल में था नहीं ऐसा। ये जो है चूंकि मैं बताया था कि अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग ने मिलकर इसको शासक बनाया, उनके समर्थक से बना था, तो उनको खुश करने के लिए कुछ न कुछ तो इसको करना पड़ता ना। तो इसने क्या किया कि जजिया जो है वो कर लगाया, सभी जितने कर था वो सबको खत्म कर दिया। 1 नेशन 1 टैक्स, जजिया सिर्फ 4 कर को रखा, जजिया कर जो गैर मुस्लिम कर है बताया था, और उसके बाद जकात कर, मुस्लिमों के ऊपर भी टैक्स लगाया। फिर युग्स और खम्स जो युद्ध में लूटा हुआ माल है उसके ऊपर टैक्स लगाया। फिर खराज जो है वो भूमि कर था। तो इतने प्रकार का ये क्या कर रहा था, टैक्स लगा रहा था। मतलब आपको ये याद रखना है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये प्रथम शासक था। सबसे पहला जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में, जब मैं बताया था भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ था उस समय। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर जो है लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक है। यही फिरोज शाह तुगलक है जो जौनपुर नामक शहर बसाएगा। ठीक है, जौना खान के याद में। चलिए, अब ये जो है जितना कट्टर और इस्लामिक था सोचे हैं उतना ही कार्य में भी निपुण था। हालांकि ये जो है साम्राज्य विस्तार का काम नहीं किया, क्योंकि ये इसका सोच क्या था, जितना भी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो प्रांत अलग हुए थे उनको जोड़ने या वापस लाने का प्रयास नहीं किया। ये क्यों, क्योंकि इनका मानना था कि भाई जो हमारे पास है पहले उसको तो हम लोग संजो के रख लें और फिर हम नए चीजों को जीतने का और उनको हासिल करने का हम प्रयास करेंगे। तो जो हमारे पास है पहले उसी को तो हम लोग संभाल लें। इसके लिए क्या किया, इसने विभाग का निर्माण कराया ताकि हम पब्लिक को वेलफेयर राजा के रूप में दिख सके। तो क्या कौन कौन सा विभाग बनाया था, दीवान ए खैरात, ये जो है एक दान विभाग था। इसको फिर मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। दीवान ए खाना, ये जो है कारखाना विभाग था। अब देखो इसकी सोच कि ये जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी क्या करता था, ध्यान देता था। दीवान ए इस्तेमाक, ये जो है धार्मिक कार्य करने के लिए एक विभाग बनाया था। फिर दीवान ए बंद गान,
दीवान बंदगान जो है, देखो ये दास विभाग था, एक प्रकार का दास विभाग था। तो इतिहास में फिरोज शाह तुगलक को दासों का दीवाना कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। दासों का दीवाना शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसके जो है शासन काल में 1,80,000 जो है वो दास थे। इतना जो है दास प्रेमी था। और जो है दारुल सफा विभाग बनाया था। निःशुल्क चिकित्सा, जैसे अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में देखते हैं 108, 102, 104, 112, ठीक है, तो उसी प्रकार से उस समय भी निःशुल्क चिकित्सा था। हालांकि उस समय एम्बुलेंस नहीं थी, लेकिन घोड़ा गाड़ी था। उस समय भी तबीयत खराब होता तो आपको पकड़ के ले आते। ठीक है, चलिए फिर जो है मैरिज ब्यूरो बनाया था, लोक निर्माण विभाग बनाया था, रोजगार कार्यालय भी बनवाया था। तो सोचो कितना कल्याणकारी कार्य कर रहा था और हर सेक्टर में जो है वो ध्यान दे रहा था। ठीक है, चलिए इसके बाद सबसे इसकी बड़ी उपलब्धि थी नहर निर्माण। ठीक है, तो नहर निर्माण जो है वो किया था। सबसे पहला नहर निर्माण बताया था कि तुगलक वंश में गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया। इसके बाद जो है व्यापक रूप से जो नहर का निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, 5 प्रमुख नहर का निर्माण कराया था। और जब सिंचाई की व्यवस्था हो गई तो उसमें सूर्स नामक टैक्स भी लगाया, जो 1/10 होता था। तो इस टैक्स को याद रखेंगे, सूर्स नामक टैक्स था, है ना। तो ये जो है, और ऐसा नहीं कि पूरा जो है बहुत लंबा लंबा नहर, 150 मील यमुना नदी में अलूख गनी नहर बनवाया था, 150 मील लंबा था। राजबाह नहर जो था वो सतलज नदी में वो 96 किलोमीटर था। फिर सिरमौर से हांसी तक नहर बनवाया, घग्घर नदी पर फिरोजाबाद तक नहर बनवाया, यमुना से फिरोजाबाद तक नहर बनवाया। तो मतलब 5 जो उनके नहर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सिंचाई पर कर लेने वाला ये प्रथम शासक था। ठीक है, तो नगर निर्माण जो है क्या क्या करवाया? जौनपुर नामक शहर बसाया था, फिरोजाबाद शहर बसाया, फतेहाबाद शहर बसाया, और फिरोज शाह कोटला नाम का शहर बसाया था। तो देखिए इनका वेलफेयर, देखिए कि हर सेक्टर में देखो उलेमा और अमीर वर्ग को भी खुश कर रहा है, पब्लिक को भी खुश कर रहा है। मतलब ये जो है, जो विद्रोह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, तो पब्लिक को खुश करना चाहता था। और इतिहासकारों ने इसको सल्तनत काल का अकबर कहा गया है। क्या कहा है? सल्तनत काल का अकबर। तो प्रश्न आएगा कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। तो अकबर क्यों कहा जाता है? अकबर मतलब वेलफेयर, सहिष्णु शासक, जो सभी क्षेत्र में ध्यान दे, ऐसे जो महान शासक होते हैं उनको अकबर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, लेकिन बीच बीच में इसको उलेमा वर्ग को खुश भी करना था। इसके लिए क्या किया? यही वो शासक था जो ज्वालामुखी मंदिर पर क्या कर दिया था? उड़ीसा में हमला किया था और जगन्नाथ मंदिर को पूरा नष्ट कर दिया था। तो इस बार जो है पीएससी में क्वेश्चन आया है हमारा इसी जगन्नाथ मंदिर से। फिरोज शाह तुगलक जब जगन्नाथ मंदिर में हमला किया तो मंदिर को पूरा नष्ट कर दिया और वहां की मूर्ति जो थी, ओरिजिनल मूर्ति, उसको समुद्र में फेंक दिया था और उसमें जो है लकड़ी का मूर्ति स्थापित किया है। और यही क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए हम बोलते भी हैं कि हमारे कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है उसमें नोट्स से जितना भी डीप क्वेश्चन रहे, पूरा 90% से एबोव प्रश्न जो है आपको इसी नोट से आपको मिल जाएगा। आपको बाहर का कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर 1388 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के बाद 1388 में जब मृत्यु हुई तो इनके जो उत्तराधिकारी हुए सभी जो है अयोग्य थे। और इसकी मृत्यु के बाद लगभग जो है वो तुगलक वंश क्या हो गया? समाप्ति की ओर चला गया। और इसके बाद जो शासक हम लोग पढ़े हैं वो सभी शासक क्या रहेंगे? अयोग्य रहेंगे। ठीक है, तो ये जो शुरू के जो 3 शासक है उन तीनों शासक से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद तुगलक शाह द्वितीय जो है वो शासक बनेगा, ये दुर्बल था। इसके बाद फिर अबू बकर शाह जो है शासक बनेगा। ठीक है, और ये जो है हांसी व दिल्ली का जो कोतवाल थे उसकी मदद से शासक बनता है अबू बकर शाह। इसके बाद फिर आपका जो अंतिम शासक है वो नसरुद्दीन महमूद शाह है। ठीक है, यही जो अंतिम शासक है, मैं बताया था कि 2 भाग में बढ़ गया था इनके शासनकाल में। तो दिल्ली का शासन जो है किसको मिला? नसरुद्दीन महमूद शाह को। इसी के काल में 1398 में तैमूर लंग जो मंगोल आक्रमणकारी है वो दिल्ली पर आक्रमण किया था और 15 दिन तक
दिल्ली को लूटता रहा और कत्लेआम करता रहा। और जब वापस गया तो अपना विजित क्षेत्र को खिज्र खां नामक जो व्यक्ति था उसको सौंप कर चला गया। खिज्र खां जो है तैमूर लंग को बहुत मदद किया था जब दिल्ली पे आक्रमण हुआ तो, और जब वापस गया तो इसी को सत्ता सौंप कर वापस चला जाएगा और यही खिज्र खां आगे जो है सैयद वंश की स्थापना करेगा। तो स्टूडेंट तुगलक वंश जो है इंपॉर्टेंट है, आप देख चुके हैं इससे कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से आप पढ़ेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, और इसका एक नोट्स तैयार करते जाइए साथ साथ, और चीज़ों को साथ साथ पढ़ते जाइए ताकि आप पीछे ना हो, और मन लगा के पढ़िए। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। कहा भी गया है कि कोई भी पहाड़ चढ़ना मुश्किल नहीं है, कोई भी पहाड़ चढ़ना मुश्किल नहीं है। चलते रहिए, शिखर पर मिलते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।